अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के जो कैसे वो है जी एतजाज़ एहसन साहब। और एतजाज़ एहसन साहब ने लाइव शो में फैसल वावड़ा की वार्ड लगाई है। उनका ये कहना है कि ये तो एस्टेब्लिशमेंट का पालतू है, और इमरान खान के बारे में ये जिस तरह की बातें करता है, या आइनी तरमीम के बारे में जो इसके अल्फाज थे, उनकी मैं परजोर तरीके से मजम्मत करता हूँ। ये इंसान कहलाने के लायक नहीं है। तो आइए पहले एतजाज़ एहसन साहब की बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। कि कहा कि नहीं मेरा मतलब ये था ये नहीं था, लेकिन डू यू थिंक दैट इट कॉन्स्टिट्यूट्स ये तौहीन अदालत के जुमरे में आता है जो बयानात उन्होंने दिए? उसकी वजह क्या है, उस पर अलग बात आपसे पूछूंगा फिर। नहीं, नहीं, बिल्कुल आता है, उसमें तो आता है। अगर आप कहें कि हम ये लोग जजेस की पगड़ियों से फुटबॉल खेलेंगे, इससे कोई ज्यादा सख्त जबान हो सकती है। पर एक चीज नोट करें जी, ये वाडवा है कौन? ये पीपल्स पार्टी का टिकट हासिल करना तो नहीं है, नहीं ये नून लीग में भी नहीं है जी, ये एमक्यूएम में भी नहीं है, और ये सेनेटर हो गया। सेनेटर होना कोई या तो इसने 1.5-2 करोड़ रुपए लगाए हों। मैं ये इल्जाम नहीं दे रहा अपने एमएनएज और एमपीएस पे, पर मैं ये कहता हूं कि या तो इसने 200 करोड़ लगाए हों तो हो गया हो। ये कहां से आ गया है? ये किसी फरीक का तो नुमाइंदा है ना। जी जी बिल्कुल। और वो फरीक जो है वो फरीक जो है वो पीछे बैठा सब कुछ कर रहा है, सब कुछ करवा रहा है। अब ये नहीं कहा जा सकता, पहले कहा जाता था ये तलाल चौधरी है, ये दानियाल अजीज है, और ये तो बेचारे सजा याफ्ता हो गए। बट जिनको को सजा नहीं मिली, ख्वाजा आसिफ ने क्या कुछ नहीं कहा किसी के बारे में जी। और ये राना सनाउल्लाह ने क्या कुछ नहीं कहा। मरियम ने ट्रक लेके गई और सुप्रीम कोर्ट के सामने चीफ जस्टिस की अदालत के सामने खड़ी होकर ट्रक, और उधर से लाउड स्पीकर, और जो कुछ उनको कह सकती थी वो कहा। अदलिया ने दरगुजर किया। अब पॉइंट मेरा ये दरगुजर का भी नहीं, पॉइंट मेरा ये है, ये वाडा किसका कैंडिडेट, जिसका ये कैंडिडेट है उसकी जबान ये बोल रहा है। और वो इस वक्त चाहते हैं कि हम अदलिया को जेर कर लें। अब अदलिया को जेर करने में मुश्किल जो उनको आ रही है वो ये है कि इत्तफाक ऐसा हुआ है कि ये शुरू हुआ है 6 जजों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों, उन्होंने तंग आ गए होंगे, बहुत ही तंग आ गए होंगे। उन्होंने एक खत अपने चीफ जस्टिस को लिखा, कादी फैज़ उमर बंदयाल साहब को। उन्होंने कोई उसको पहले उन्होंने अपने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को लिखा, उन्होंने कोई उसको अहमियत ना दी। उन्होंने बड़े खुश असलूबी से शाइस्ता अंदाज में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नोटिस में लेके आए। उन्होंने भी उमर अता बंदयाल साहब ने कुछ ना उनकी इमदाद की। कहते हैं कि इन तक भी पहुंची बात कादी साहब पे, ये कई दफा मरतबा अपना खुद नोटिस कर लेते थे, नहीं किया उन्होंने। फिर उन्होंने जब ये रुजू किया सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से, और जायज तौर पे कि आपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया है, आपका इख्तियार है कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाना आइन के तहत, पर आपने इसका हम ये रहनुमाई करें, ये हमें नहीं मिला कि इस तरह की धमकी मिलती हो, रिश्तेदार उठाए जा रहे हों और दबाव डाला जा रहा हो किसी रियासती एजेंसी की जाने से, तो अब क्या करें? अब वो बाहर आ गई। अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने वो जो 5 जजेस को 5 को कॉपीज दो, ये वो बाहर आ गई। अब जब वो पब्लिक नॉलेज हो गई तो अब इनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो गया, मुश्किल हो गया। अदालतों ने को लिए भी मुश्किल हो गया। वही काजी फैज़ साहब जिन्होंने अभी तक इसका बात का नोटिस नहीं लिया था, उनको ही बेंच बनाना पड़ा। उन्होंने बेंच बना दिया, वो मामला चलने लगा। आपने कहा, काजी साहब ने कह दिया कि मेरे होते हुए ऐसी कोई धमकी नहीं आई किसी। जी आपने कहा नथिंग ऑफ दिस काइंड हैज हैपेंड अंडर माय वॉच। यानी उमर बंदयाल, आसिर सईद खोसा के वक्त से जरूर हुआ होगा, साकिब निसार, मेरे होते हुए कोई नहीं हुआ। अब उन्होंने जब ये कह दिया, अब उनको अब ये
बाबर सत्तार साहब का एक दूसरा खाता हो गया। अब कादी फायदी साहब तो ये साहब ये तो नहीं कह सकते मेरे होते हुए कुछ नहीं हुआ। अब उनको भी इसमें डट के ये इस तरह की गालियां वालियां खाएंगे इस वक्त डट के, और इनके इसमें एक्शन लेना चाहिए। आज मायूसी हुई है, इनको एक्शन लेना चाहिए था। सर कल और, उसमें अतर मनोल्लाह साहब ने भी अटॉर्नी जनरल साहब को मुखातिब करके उन्होंने कहा कि आप प्रॉक्सीज के जरिए हम पे प्रेशराइज हमें कर रहे हैं, धमका रहे हैं हमें। उससे पहले जो बाबर सत्तार साहब के खत का एक एक्सेप्ट वो जो लीक हो गया, पता नहीं जहां से भी वो आया, उस पर भी खैर हुकूमत कह रही कि ये कहां से निकला, वो उसकी अब अलग तहकीकात शुरू हो रही है, लेकिन उसमें कहा गया कि उनको बैक ऑफ होने का कहा जा रहा है। और फिर दूसरा कहा गया कि प्रेशर बनाया जा रहा है। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने एक वीडियो बयान दिया, उन्होंने कहा कि मेरे ऑफिस के थ्रू, और फिर साथ एडवोकेट जनरल के ऑफिस के थ्रू ये रिक्वेस्ट आई थी कि इसको इन कैमरा रखें इस सब मामले को। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस तरह को कोई मामला हो जिसको फिर बाद में अता तारड़ साहब ने नेशनल सिक्योरिटी से भी जोड़ दिया, तो ये डायरेक्ट कोर्ट के अंदर भी तो रिक्वेस्ट की जा सकती थी थ्रू एडवोकेट जनरल, ये कहलवाने की आपके ख्याल में मुनासिब थी मामला? नहीं, वो तो कहलाना थ्रू अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ही मुनासिब है बजाय किसी और के, या लॉ मिनिस्टर हो सकते हैं। ये तीन अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, ये दो, अगर कोई आपने पैगाम देना भी है अदलिया को, और जरूरी नहीं होता कि आपने केस के मुतालिक ही इल्जाम देना हो। कोई जज की या बड़ा जज किसी दूसरी ज्यूरिसडिक्शन से विजिट कर रहा हो, चीफ जस्टिस का गेस्ट हो, तो प्राइम मिनिस्टर अगर फोन उठा के उनसे पूछ ले कि सर कोई जरूरत है किसी चीज की, किसी ताउन की, आपके मेहमान आ रहे हैं, एक कॉन्फ्रेंस भी आप कर रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन को जो कहेंगे वो करेगी। लेकिन ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं ना कि ये डरा धमका रहे हैं, और मैं हैरान हूं कि इनको इतना एहसास नहीं हुआ, ये बिल्कुल इनको एहसास नहीं है कि ये जजेस अब सब एक हुए में जी। इस तरह का फिनोमिना कहीं नहीं आया। जूनियर मोस्ट जज इन दी हाई कोर्ट टू ये तो नाज़रीन आपने एतजाज़ एहसन साहब की बातचीत सुनी, तो उनका ये कहना था कि इतनी तो नो लीग खुश नहीं हुई आईनी तरमीम करके जितना जो है वो फैसल वावड़ा साहब खुश हो रहे हैं। तो फैसल वावड़ा साहब जो हैं एस्टेब्लिशमेंट के पालतू हैं, तो इनको पहले खबर मिल जाती है कि कौन सा बंदा रिहा होने वाला है, कौन सा नहीं होने वाला, क्योंकि ये उनकी फाइलें उठाकर उनके आगे पीछे घूमने वाला शख्स है, तो इसलिए इसको सब कुछ पता होता है। तो ये बात जो है कि ये एस्टेब्लिशमेंट का जो है वो एक पालतू है जो कि पार्लियामेंट में भी जो तकरीर करता है, जो इसका अंदाज़ होता है, ये सारे का सारा जो है वही एस्टेब्लिशमेंट बयानिए पर अमल पैरा होता है ये शख्स। तो इस तरह के बंदे के लिए तो कोई जो है वो रायत नहीं होनी चाहिए। तो ये थे जनाब एतजाज़ एहसन साहब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।